इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बहुत अधिक गैप आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मुख्यतः लोग जो थे लोहा का प्रयोग करना सीख जाएंगे, और लोहा के साथ साथ बहुत सारे मतलब लोगों में अस्थाई प्रवृत्ति तो बहुत पहले ही विकसित हो जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ही। उसके बाद धीरे धीरे समाज में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, और यहाँ पे मतलब आप देखिएगा समाज जैसा होगा ना, यहाँ पे थोड़ा मारपीट वगैरह ये सब शुरू हो जाएगा, लोग थोड़ा साम्राज्यवादी हो जाएंगे, और यहीं से आपका क्या होगा, तो यहीं से एक वंश का आपको, ठीक है, शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मगध वगैरह आपको यहाँ पे दिखेगा, और मौर्य वगैरह भी आपको आगे चल के एक साम्राज्य के रूप में आपको देखना शुरू होगा। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे क्या निकल कर आता है तो देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन भारत कितने बड़े राज्यों में विभाजित था? 16। ठीक है, इनको क्या बोलते थे? यही 16 को मतलब क्या बोलते थे? 16 को सोडस कहा गया। क्या कहा गया? सोडस कहा गया। ये महाजनपद है। क्या थे ये? महाजनपद है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों का नाम क्या क्या है? कौशल है, काशी है, मगध है, अंग है, वज्जी है, चेदी है, मल है, वत्स है, कुरु है, पंचाल है, मत्स्य है, शूरसेन है, कंबोज है, अवंती है, अस्मक है तथा गंधार है। ठीक है, जैन ग्रंथ में भी आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। किस जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो भागवती सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। ठीक है, इनमें पर आप 16 महाजनपदों के नाम की बात करेंगे, अंग, बंग, मल्ल, ठीक है, अच, वच, मगध, मगध को मगा कहा गया, मालव, कोच, लाड, मोली, कोसल, तासी, पाड, ठीक है, संभतुर, ठीक है, अवाहा एवं बज्जी बिहार के वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर के जिले अंगमा जनपद के अंतर्गत थे। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो 16 जो है सो आपको बौद्ध में भी देखने को मिलता है, 16 जो है सो आपको जैन में भी आपको देखने को मिलता है। दोनों जगह पे 16-16 आपको देखने को मिलता है, लेकिन जैनिज्म में जो 16 जो देखने को मिलता है ना, उसका थोड़ा नाम जो है सो आपका अलग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बिहार में अगर बात करें अंग महाजनपद था, तो वर्तमान में कौन कौन सा जिला जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था? नाम बताइए, क्या नाम था जिला का? भागलपुर और मुंगेर न सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, भागलपुर और मुंगेर की बात करें, अंग महाजनपद का हिस्सा था। ठीक है, महाभारत तथा पुराणों में इसका नाम प्राचीन मालिनी से प्राप्त होता है। ठीक है, महाभारत तथा पुराणों में इसका नाम प्राचीन मालिनी से प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। ठीक है, ये अंग की राजधानी जो चंपा थी, तो बुद्ध के समय जो 6 महानगर थे उसमें चंपा की गणना की जाती थी। ठीक है, महावीर परिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये कौन कौन है? एक चंपा था, एक राजगृह थी, एक बनारस था, साकेत था, कौशाम्बी था, श्रावस्ती था। ठीक है, ये कितने महानगर थे बुद्ध के समय? तो 6 महानगर थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वैशाली के भिक्षु को विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था सुतनीपात में। ठीक है, वैशाली को मगधपुरम के नाम से जानते थे, कि मगधमपुरम के नाम से जाना जाता था सुतनीपात में। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे सबका राजधानी वगैरह देख लेते हैं, एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछता है। कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो क्या बताएंगे? बोलते जाइए आप लोग, सभी लोग बोलिए, कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, सभी लोग को बोलना है। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छद अहिच्छद तथा अहिच्छत्र काम्पिल्य। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? सुरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा। ठीक है, वत्स की राजधानी कहाँ थी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो कम कौशाम्बी थे। ठीक है, कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती। बिल्कुल साकेत तथा श्रावस्ती की बात करेंगे, कौशल की। मल की राजधानी की बात करेंगे, मल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनारा और कुशीनगर। पावापुरी। ठीक है, ध्यान में, कुशीनारा और पावापुरी मल की राजधानी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी काशी की राजधानी की बात करेंगे, वाराणसी हो जाएगी। अंग की राजधानी की बात करें कहाँ पे हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। ठीक है, मगध की राजधानी की बात की गिरिब्रज अथवा राजगिरी, दोनों नाम से जाना जाता था इसकी राजधानी। ठीक है, आगे की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बज्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वैशाली। ठीक है, जहाँ बज्जी की वैशाली हो जाएगा। चेदी की बात करेंगे तो शक्तिमती था। ठीक है, मत्स्य की बात करेंगे विराटनगर था। अस्मय की बात करेंगे पोटन या फिर पोटली था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अवंती की राजधानी की बात करेंगे उज्जैनी और महेश्मिति था। गंधार की राजधानी कहाँ था? गंधार, ये भारत से बाहर अभी मिलता है। तक्षशिला। हम्म, चलिए इसका बताइए, काम्बोज का। राजपुर हंड्रक।
बिल्कुल ठीक है, हद ध्यान में तक। रखेंगे। ठीक है, अब ये सबका क्षेत्र पर ये बताइए, कुरु का क्षेत्र कहाँ पे था? मेरठ, दिल्ली और मेरठ, थानेश्वर। दिल्ली, थानेश्वर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर की बात करेंगे तो कुरु का आपका क्षेत्र था। ठीक है, उसके बाद पंचाल का क्षेत्र की बात करेंगे, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। आजकल ये क्षेत्र पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि राजधानी सबको याद हो गया है, तो क्षेत्र से थोड़ा गहराई में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। सूरसेन की बात करेंगे, ब्रजमंडल का क्षेत्र था, मथुरा जहाँ के कृष्ण भगवान थे। वत्स की बात करेंगे, प्रयागराज के वर्तमान में इलाहाबाद कौशाम्बी देखती वो था। कौशल की बात करें, अवध का क्षेत्र था, ठीक है, अयोध्या मंडल का जो क्षेत्र था वो। मल्ल की बात करेंगे, कुशीनगर, देवरिया आदि जिला जो था इसके आसपास का था। काशी की बात करेंगे, वाराणसी का सीमावर्ती क्षेत्र था। अंक की बात करेंगे, भागलपुर तथा मुंगेर हो जाएगा। मगध की बात करें, पटना, नालंदा, गया आदि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बज्जी की बात करेंगे, वैशाली, दरभंगा आदि जिला बिहार तथा नेपाल का मिथिला का क्षेत्र था। ठीक है, बात करेंगे बुंदेलखंड की बात करेंगे तो इसमें क्षेत्र का बुंदेलखंड क्षेत्र का पूर्वी भाग एवं निकटवर्ती क्षेत्र। मत्स्य की बात करेंगे, राजस्थान में पड़ता था, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर पड़ता था। ठीक है, अस्मक की बात करें, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी घाटी का मध्य का क्षेत्र अस्मक। ठीक है, ध्यान रखें, ये कहाँ का, दक्षिण भारत में एकमात्र पड़ता था और गोदावरी नदी के किनारे भी ये था। ठीक है, अवंती की बात करेंगे, पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र था, इसकी दो राजधानी थी, एक उज्जैनी थी, एक महिष्मती थी। गंधार की बात करेंगे, पाकिस्तान का पश्चिमी भाग था, अफगानिस्तान का पूर्वी भाग था। ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता था, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र मिलकर हजारा बनाता था। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता था। इसकी राजधानी राजपुर और हाटक थी। ठीक है, अब आते हैं वैशाली का बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। ध्यान रखें, पुराने के अनुसार मगध पे शासन करने वाला पहला राजवंश जो था बृहद्रथ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध पे शासन करने वाला पहला राजवंश की बात करेंगे क्या होगा, तो बृहद्रथ हुआ। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जो था जरासंध था। ठीक है, बात करें मगध का पहला शासक की बात करें, बृहद्रथ का पुत्र क्या हो जाएगा, तो जरासंध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगिरी को जरासंध की राजधानी माना गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो था बिंबिसार था। बिंबिसार जो था किस वंश से संबंधित था, तो क्या बताएंगे, हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे प्रभावशाली या फिर शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। ठीक है, इसने कौशल पे विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अंतोगता कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। अंतोगता कौशल के राजा कंस ने, ठीक है, काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, परसेनजीत के समय कौशल पर काशी के अतिरिक्त परसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिल वस्तु के शाक्य, केशपुत के, क्या नाम है इसका, कालाम, रामगाम के कोलिये, पावा और कुशीनरा के मल, ठीक है, पिपली वन के मौर्य आदि गणराज्यों पे भी अधिकार था। ठीक है, संयुक्त निकाय मौर्य, ध्यान में रखें, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से आगे आगे निकल कर आएंगे। ठीक है, संयुक्त निकाय के अनुसार परसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। कितना करता था, परसेनजीत था 5 राजाओं का एक गुट का निकाय, गुट का मतलब नेतृत्व करता था। महाकाव्य काल में कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो अयोध्या थी। कहाँ थी कौशल राज्य की राजधानी, महाकाव्य काल में तो अयोध्या थी। ठीक है, कौशल के प्रमुख नगर की बात करेंगे, श्रावस्ती और अयोध्या थे। कौन थे, कौशल के प्रमुख नगर की बात करेंगे, श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए थे। ठीक है, बुद्ध काल में कौशल कितने के दो भाग हो गए थे, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी जो थी साकेत थी। बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए। ठीक है, उत्तरी भाग की राजधानी की बात करेंगे श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी की बात करेंगे साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर का विन्यास कौन था, अर्धचंद्राकार था। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसे था, अर्धचंद्राकार था। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, देवरिया आदि जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में मल महाजनपद स्थित था। इसके भी दो भाग थे, एक की राजधानी पावा थी तथा दूसरी की राजधानी कुशीनगर थी। ठीक है, जिसको कसाया कहते हैं। ठीक है, पावा का फाजिल नगर है, फिर उस्मानपुर। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद का स्थित था। इसकी राजधानी की बात करेंगे, स्वत्तिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती के हुए, स्वत्तिवती कहिए या फिर सुक्तिमती कहिए। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, वही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, महाकाव्य काल में चेदी का शासक जो था शिशुपाल था। ठीक है, महाकाव्य के काल में चेदी का शासक कौन था, शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा, शिशुपाल वध कौन करते, कृष्ण करते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण करते हैं महाकाव्य में। ठीक है, चेदी का शासक कौन था, शिशुपाल था। ठीक है, शिशुपाल जो था कृष्ण का संबंधी भी था, इनके बुआ का पुत्र था शायद। ठीक है, प्रयागराज एवं कौशाम्बी जिलों के आसपास, ठीक है, क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा, ठीक है, निस्सु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रभाव
के बह जाने के बाद कौशाम्बी में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन था। कहाँ पे? तो हस्तिनापुर के राजा निशु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रभाव में बह जाने कर कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। अब बुद्ध काल में, ठीक है, यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक ये उदयन था। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में शिक्षित किया था। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु की बात की, इसका नाम पिंडोला था। तो पिंडोला ने उदयन को मतलब क्या किया था? बौद्ध मत में दीक्षित किया था। ठीक है, उदयन उदयन वासवसदाता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। दीक्षित इस मीन्स कथा को क्या होता है? दीक्षित में क्या होता है? शिक्षा देना। ठीक है, उसी को दीक्षित कहते हैं। ठीक है, चलिए, इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया है। ठीक है, तो वास के मतलब नाटक का नाम क्या है? स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। कुरु महाजनपद की बात करेंगे तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के समवर्ती भूभागों में स्थित था। महाकाव्यकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो कुरु की राजधानी कहाँ पे थी? हस्तिनापुर थी, जो कि महाकाव्य में आपको भी हस्तिनापुर आपको देखने को मिलता है। और हस्तिनापुर जो था कि कौरवों का मतलब यहाँ पे शासन था। ठीक है, पांडवों कौरव दोनों समझ लीजिए। ठीक है, बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। ठीक, कौरवय था। ठीक है, पंचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिचित्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, पंचाल महाजनपद के अंतर्गत, ठीक है, कानकुब्जे प्रसाद नगर स्थित था। पंचाल जनपद की सीमाएं हिमालय, ठीक है, ध्यान रखें, हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पंचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसके अंतर्गत वर्तमान के अलवर तथा भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मत्स्य की राजधानी की बात करें विराटनगर, की स्थापना विराट नामक राजा ने के द्वारा किया गई। ठीक है, तो मत्स्य की जो राजधानी थी विराटनगर, इसकी स्थापना विराट नामक राजा के द्वारा की गई थी। सूरसेन की बात करेंगे, महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें, इनकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, प्राचीन प्राचीन यूनानी लेखक ने इस राज्य को, ठीक है, सूरसेनोई अथवा इसकी राजधानी को मेथोरा कहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अस्मक महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र के मध्य में स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मध्य मालवा क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी की बात करें उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी की बात करें महिष्मती थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा जो था, राजा प्रोद्योत था, ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार से इनकी मित्रता भी थी। बिंबिसार के समय मगध के राजा प्रोद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। प्रोद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को उनके उपचार के हेतु भेजा था, जो कि आप लोगों को पता है। बौद्ध पुरोहित महाकच्यायन के प्रभाव से प्रदोत बौद्ध बन गया था। प्राचीन काल में पचमत्तर भाग में, ठीक है, दो जनपद थे। एक जनपद गंधार था तो दूसरा का नाम कम्बोज था। ठीक है, बाद के गंधार महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गंधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर जो था, ठीक है, पुष्कलावती था। ठीक है, कौटिल्य ने कम्बोज को, ठीक है, क्या बोल रहा? कौटिल्य ने कम्बोज के वर्तास शत्रु परजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा अस्त्र शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। ठीक है, प्राचीन समय में कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वर्ष, अवंती अत्यधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, 16 महाजनपद कौशल, ठीक है, मगध, वत्स, अवंती शक्तिशाली थे। ठीक है, 16 महाजनपदों से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 16 महाजनपद से कंपेयर करेंगे तो 8 छोटा सा आपको उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें। ये महाजनपद काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल, सुरसेन तथा चेदी था। ठीक है, ध्यान रखिए, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, ध्यान रखिए, 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में था, ध्यान में रखिएगा। और 8 जो था इधर था, बिहार में 3 था, ध्यान में रखना है। ठीक है, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य की बात करें, कपिल वस्तु के शाक, ठीक है, सुमसुमार गिरी के भग्ग, ठीक है, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, रामबान के कोलिये, कुशीनारा के मल, ठीक है, पावा के मल, ठीक है, पिपलीबंद के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला का विदे। ठीक है, ध्यान रखिए, ये सारे के सारे क्या थे?
ये गणराज्य थे। क्या थे? ये गणराज्य थे, जहाँ पे जनता के द्वारा एक तो या फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते थे। सिक्के के अध्ययन को बात करेंगे तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। वर्तमान के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के फिर पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ये चांदी के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिक्के के अध्ययन को क्या हुआ? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के कहते थे। किसके बने होते थे? तो ये चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे? तो ध्यान में रखिएगा, ये चांदी के बने होते थे। ठीक है, इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था। ठीक है, क्या बनाया जाता था? तो इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के फिर पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका। ठीक है, बुद्ध घोष की टीका सुमंग सुमंगल विलासिनी से बज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि बज्जी संघ इससे ज्ञात होता है कि बज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। कितने थे? 8 न्यायालय थे। ठीक है, मगध की महत्ता के वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो कि लगभग 544 से लेकर 492 तक था। मतलब कितने वर्षों तक इनका शासन हो गया? ठीक है, तो उधर 8, ठीक है, 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है, यह हर एक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को सैनिक कहा गया है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बना। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चलना, ठीक है, जो छलना के साथ विवाह करके मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक इसने किसने? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बात महाकुशला के साथ किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम, ठीक है, काशी का प्रांत है, उसका कुछ ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध की मध्य नरेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों के सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने बेनुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। ठीक है, दिक निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। दिक निकाय से ज्ञात हो कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी मतलब दान में दे दिया था। ये कहाँ से पता? दिग निकाय। दिग निकाय जो है सो आपका क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा बंदी बना के कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों दोनों में मिलता है। ठीक है, बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में, ठीक है, लगभग हो गई। ठीक है, बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुनिक कुनिक जो अजातशत्रु के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लगभग 492 में शासक बना। 460 तक ये शासक रहता है। ठीक है, ये अपने पिता के शासन के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये क्यों हुआ था? ये मतलब दोनों के बीच में मतभेद तो पता होना चाहिए। पिता का विवाह जो हुआ था प्रसेनजीत के महाकोशला से जो हुआ था, ठीक है, तो उसको मिला था, क्या मिला था? तो गया उसको दान, गया का कुछ गांव जो था, ठीक, काशी का कुछ गांव जो था वो दान में मिला था। लेकिन जब कोसला की मृत्यु हो गई, ठीक है, और इसके परसेन जी के जीजा जी का भी मृत्यु हो गया, मतलब बिंबिसार का हो गया, तो फिर उनसे ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। ठीक है, इसी बात को लेकर परसेनजीत और मतलब, ठीक है, अजात शत्रु में तो मतभेद हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में जाके संधि हो जाता है। संधि कैसे होता है? तो परसेनजीत ने अपनी पुत्री, ठीक है, बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। अब पाटलिपुत्र की स्थापना अजातपुत्री के उत्तराधिकारी अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की। इसके मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित हो गया। शिशुनाग शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशुनाग के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो शिशुनाग के द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को लिच्छवी राज्य की वेश्या पत्नी में उत्पन्न बताया गया। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, पुराणों के अनुसार वह एक क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। क्या हुआ? तो अवंती के विजय की बात करेंगे तो शिशुनाग के लिए मतलब क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, तो लाभदायक सिद्ध हुआ। ठीक है, इसने मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से, ठीक है, पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु
इसके तो पश्चात उसका पुत्र काला अशोक शासक बना, ठीक है। दूसरा शासक कौन बना? तो काला अशोक जो था शासक बना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं पुराणों में कला अशोक को, ठीक है, काकवन कहा गया। क्या कहा गया? काकवन कहा गया। कला अशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया, ठीक है। तो कला अशोक ने अपनी राजधानी को पुनः मतलब कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया, ठीक है। वैशाली से फिर कला अशोक अपनी राजधानी को क्या करता है? पाटलिपुत्र ले जाता है। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इस बौद्ध संगीति को दो संप्रदाय स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में, ठीक है, बौद्ध संघ दो संप्रदाय स्थविर तथा महासंघिक में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। बाणभट्ट के हरचर्य से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कला अशोक की हत्या कर दी, ठीक है। महाबोधि वंश के अनुसार कला अशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कला अशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व में लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी वह निम्न वर्ण से संबंधित था, ठीक है। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसके महापदम, ठीक है, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया, ठीक है। पुराने के अनुसार महापदम शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की क्षुद्र की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इंपॉर्टेंट है, सुनिए यहाँ पे, ठीक है। पुराणों के अनुसार महापदम नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की क्षुद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्टि बर्मन के अनुसार वह, ठीक है, नाई पिता और बेस्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा के कारण इन्हें नव नंद भी कहा जाता है। नंद वंश में कुल कितने राजा? 9 राजा हुए, ठीक है। महाबोधि के अनुसार इसके नाम उग्रसेन, जो कि महापदम नंद का नाम उग्रसेन था। पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, ठीक है, गोपी सनाक, ठीक है, 10 सिद्धक, कैवर्त और अंतिम राजा क्या था? घनानंद था, ठीक। कैवर्त का भी नाम याद रखिएगा, घनानंद से पहले जो था कैवर्त था। अब बौद्धों बात करेंगे, बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक राजाओं का शासनकाल इस प्रकार था, ठीक है। सबसे पहले हर्यकवन का संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। इसमें अजातशत्रु उदयन प्रमुख राजा हुए, ठीक है। फिर हम चलेंगे तो शिशुनाग, ठीक है, ध्यान रखें शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग में बात करेंगे, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। उसके बाद काकवन, ठीक है, काकवन, काकवन कौन? शिशुनाग। काकवन किसको? कला अशोक को काकवन कहते थे, ठीक है। उसके काकवन के 10 पुत्र, ठीक है। नंद वंश का महापदम नंद, ठीक है, उसका उग्रसेन के नाम से जाना जाता था उनके 8 पुत्र, ठीक है। इन सबों ने मिलकर मतलब क्या किया? शासन किया, ठीक है। महापदम को कली का अंश, सभी शस्त्रों का नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एकराट की उपाधि भी धारण की। इसके अनुसार इसके अनुसार उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हुए इच्छाबुक, कलिंग, अस्मक, पंचाल, कासय, ठीक है, हय, कुरु, मैथिल, सूरसेन, ठीक है, वितिवत। मत्स्य पुराण के अनुसार ठीक इक्ष्वाकुक ने 24 राजा, ठीक है, कलिंग में 32 राजा, ठीक है, अस्मक में 25 राजा, पंचाल में 27 राजा, ठीक है, काशी में 24 राजा, हय में 28 राजा, कुरु में 26 राजा, मैथिल में 28 राजा, ठीक है। ये सब राजा जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सुरसेन में 23 राजा तथा विहितहोत्र में 20 राजा ने शासन किया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख ध्यान में रखेंगे, उसमें कलिंग की विजय की सूचना प्राप्त होते हैं। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, उसी में सबसे पहले भारतवर्ष का चर्चा आपको देखने को मिलता है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? तो भारतवर्ष जैसे नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस इस वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखों ने उसे अग्रमीज, ठीक है, उग्रसेन का पुत्र कहा। उग्रसेन किसका नाम है? तो महापद्म नंद का नाम है, ठीक है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया। तमिल और सैनिक ग्रंथों में उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है, ठीक है। भद्रसाल उसका सेनापति था। घनानंद द्वारा जनता के बलपूर्वक धन वसूलने या छोटी छोटी वस्तु पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य, ठीक है, पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाणिनि की बात करेंगे तो महापद्म नंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था, ठीक है। नंद शासन का जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था, ठीक है। कल्पक के सहायता से, किसकी सहायता से? कल्पक के सहायता से, ठीक है। घनानंद ने जैन आमत्य, घाना धनानंद का जैन आमत्य, ठीक है, सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस में भी जैनों नंदों ने जैन मतानुयायी होने की सूचना आपको देखने को मिलती है। तो ये थे क्या नाम था इनका? नंद जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे। अब यहाँ पे देखेंगे पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक राजाओं का शासनकाल था। सबसे पहले शिशुनाग 40 वर्षों तक शासन किया। काकवन, काकवन किसको बोलते थे?
हम्म कलाशोक को कहा जाता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्षेमजीत अथवा बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, दशक है, उदयन है, छोड़िए ये सब, ठीक है। महापद्म तथा उसके 8 पुत्र, ठीक है, 100 वर्ष तक किया, ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष तक। आप चलेंगे, माइक खोल लीजिए सभी लोग, ठीक है, सभी लोग माइक खोलिए, जवाब देंगे सभी लोग, ठीक है, कहानी सुनने नहीं आए हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन है, ठीक, तांबे के, रंगा के, चांदी के या फिर सोने के, क्या बोलेंगे इसको? चांदी के। सभी लोग बोलिए, चांदी के सिक्के, ठीक है। चांदी के, इसको क्या आहट सिक्के कहते थे, क्या बोलते थे इसको? आहट सिक्के कहते थे। किसके बने होते थे ये सिक्के? ये सिक्के चांदी के बने होते थे, ठीक है। प्राचीनतम प्राप्त सिक्के का आहट सिक्के भी पंचमार सिक्के कहते थे, जो चांदी के बने थे। इनके ऊपर थप्पा देकर निशान बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें आहट सिक्के या फिर पंचमार सिक्के कहते थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से सही सुने? अंक की राजधानी चंपा, कौशल का है चित्र, ठीक है, वक्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर, कौन सही नहीं है बताइए? कौशल की। कहाँ होगा कौशल का? कौशल का कहाँ होगा? श्रावस्ती होता है। कहाँ पे होता है? श्रावस्ती या फिर साकेत, ठीक है। उत्तरी पंचाल के रानी अहिच्छित और दक्षिणी पंचाल के रानी काम्पिल्य, से सभी विकल्प सही है, ठीक है। मिताला मिलाना है। परदोत कहाँ का शासक था? परदोत। उदयन कहाँ का शासक था? उदयन। प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? कौशल का। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? अजातशत्रु। मगध का। प्रदोत। अवंती का था ना, क्या ही दिया है ना सही? सी सही है। ए का 3, ए का 3, बी का 2, बी का 2, सी का 4, सी का 4, डी का 1, ठीक है। प्रदोत अवंती का शासक था, उदयन वर्ष का था, प्रसेनजीत कौशल का था। अजातशत्रु की बात करें कहाँ का शासक था? तो मगध का शासक था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे। चंद्रप्रदेश किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ठीक है, अवंती के राजा थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चंद्रप्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय मगध के साथ चंद्रप्रद्योत का संबंध की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चंद्रप्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा ने आदेश पे एक नहर खोदी गई। कहाँ पे थे? कलिंग में, ठीक है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्म की कलिंग विजय सूचित प्राप्त होते। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेंग ने एक प्रतिमा उठा ले गया था, जिसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का अवंतिका, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, क्या? अवंतिका। अवंतिका नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 16 महाजनपदों में एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में से गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी केवल उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी की महिष्मति थी। अवंती को अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब चलेंगे प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेख है, तो कौन सा है? ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत के चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभारत से दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पे व्यतीत किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे किया था पांडवों ने अपना अज्ञातवास? विराटनगर बैराट के राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पे व्यतीत किया। इसका उल्लेख भी महाभारत और महाभारत से दोनों में देखने को मिलता था। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। माध्यमिका नगरी विराटनगर, ठीक है, विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी क्या किया था? व्यतीत किया था, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम में पाटलिपुत्र का किला बनाकर स्थापना की। उदयन के साथ मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की गई थी। अच्छा, ऐसा है क्या? पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पे एक पाटली ग्राम में किला बनाकर तो की थी, लेकिन उसे पिटलिपुत्र के संस्थापक उदयन नहीं लिया क्या? इसमें भी किसी ने अलग आंसर ले लिया, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे राजधानी को परिवर्तन कर दिया था, किसने किया था? तो उदयन ने किया था।
मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या आंसर सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ठीक है, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त ने किस शासक को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर तो उदयन तो दिया नहीं है, उदयन ने बनाया था। यूपीएससी में कैसे ये सब फालतू क्वेश्चन देता है? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र को अजातशत्रु ने बसाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर उसका पुत्र उदयन उसका राजधानी बना देता है। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। उदयन वासुदेवता की दंत कथा संबंधित किससे है? तो उज्जैन से है। ठीक है, उदयन वासुदेवता की कथा की बात करेंगे, उज्जैन से संबंधित है। उदयन वासुदेवता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक, ठीक है, स्वप्न वासुदेवता में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासुदेवता की प्रेम कथा वर्णित है। इस कथा में उस समय की जब उदयन माइक बंद कीजिए। ठीक है, जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उदयन वासुदेवता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासुदेवता में वर्णित किया है। इस नाटक में, ठीक है, वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासुदेवता का प्रेम कथा वर्णन है। यह कथा उस समय की जब उदयन उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। बात करेंगे मगध, प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस शताब्दी में हुई? तो 6 में। ठीक है, कब हो जाएगा? तो 6 में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब तक? 544 से लेके 492 के मध्य में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आपको देखने को मिलता है। ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, आप चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली नगर की बात करेंगे तो मगध हो जाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, ये आवाज तो आ ये रही है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो प्रारंभिक गणतंत्र योद्धा जो था, प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था। ठीक है, कौन कौन था? तो ये सब कपिल वस्तु के शाक, सुमसार गिरी के भग, अल्प के बुली, ठीक है, ये सब मिथिला के विदे, पिपलीवन के मौर्य, रामगाम के कोली, ये सब क्या थे? गणतंत्र थे, जब ये नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलेंगे आगे। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। जानते हो आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बात करेंगे, ये बताइए आप हमें। ठीक है, ईसा के पूर्व छठी छठी सदी विश्व का प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ पे थी? तो क्या बताएंगे? बताइए कहाँ पे थी? वैशाली। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिए कहाँ पे थी। तो ध्यान में रखिएगा, वैशाली। वैशाली में थी। ठीक है, कहाँ पे थी? तो वैशाली में आपको वैशाली। देखने को मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 1 मिनट, पानी जरा पी ले। निम्न से कौन सा एक निम्न से कौन सा एक उपयुक्त जोड़ी है? ठीक है, तो यहाँ पे चेटक लिच्छवी सही है, स्कंदगुप्त मौर्य नहीं होगा, बिंदुसार शाक्य नहीं होगा, पार्श्वनाथ की बात के जनतांत्रिक नहीं थे। ठीक है, राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। उनकी पुत्री चलना का विवाह मगधनश में विसार से हुआ था। लिच्छवी वजी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। बात करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय में जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसमें सूची उपलब्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अंगुत्तर निकाय में सूची क्या है आपका? उपलब्ध है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ठीक है, कौन करता है? तो अंगुत्तर निकाय करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। महाजनपद के युग में 16 जनपदों के नाम से बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। क्या उल्लेखित मिलते हैं? तो महाजनपद के युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं? तो आपको ध्यान में रखेंगे तो ABC। ठीक है, मगध मिलते हैं, अस्मक मिलते हैं, कंबोज मिलते हैं, चेदी और वत्स नहीं मिलते हैं। महाजनपद के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। किस महाजनपद का नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है?
अच्छा, पानी के अष्टाध्यायी में भी इनका उल्लेख है। पानी के अष्टाध्यायी में महाजनपदों की सूची थोड़ा कम या ज्यादा दिया हुआ है नहीं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गंगहार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय में तथा लगभग 4000 सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित प्रमुख जनपद मगध, अस्मक, कंबोज, गंधार, सुरसेन आदि है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जैन भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? निम्नलिखित में से सही चयन को चुने। तो किसमें देखने को मिलती है तो ध्यान में रखेंगे, तो आपको इसमें अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में देखने को मिलती है, 2 और 4 में देखने को मिलती है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ पे थी? तो अहिछत्र थी। कहाँ पे थी? तो अहिछत्र थी, याद रखिएगा। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, ये भी ध्यान, जबकि मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपल्य थी, ठीक है, और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। पर 16 महाजनपद की कोई मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ध्यान में रखिएगा, सुरसेन की राजधानी थी, ठीक है। चलिए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी? चंपा बताइए। तो अंग की राजधानी की बात करेंगे, चंपा थे, ठीक है। वर्तमान स्वरूप में बिहार का 2 जिला, ठीक है, भागलपुर और मुंगेर अंग का हिस्सा है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सुक्तिमती की राजधानी किसकी थी? चेदी थी। क्या हो जाएगी? सुक्तिमती, फिर सुक्तिमती, चेदी, ठीक है, ध्यान में रखना है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद की बात करेंगे, अस्मक था। कौन था? अस्मक था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद था, राजस्थान में था, ध्यान रखें। इसी राजधानी की बात करेंगे तो विराटनगर थे, ठीक है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास, ठीक है, विराटनगर में व्यतीत किया था। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या फिर राजगिरी की बात करेंगे, मगध की राजधानी थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे तो क्या होगा? राजगिरी या फिर गिरिव्रज थी। बाद में जाके मगध की राजधानी आप देखोगे तो पाटलिपुत्र भी होता है। बात करेंगे प्राचीन, ठीक है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो फिर वही क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि राजगिरी हो जाएगी, ठीक है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी की बात करें, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राजगिरी होगा, ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? ठीक है, तो कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। गिरिव्रज रही है, राजगिरी रही है, पाटलिपुत्र रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे आगे, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस पे था? अर्धचंद्राकार था। कैसा था? तो अर्धचंद्राकार था, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। बात करें मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण की अपने पिता की हत्या की तब स्वयं कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और फिर मतलब अजातशत्रु भी उदयन के द्वारा क्या होता है? मारा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो क्या है? अजातशत्रु वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु हरेक वंश का था, बिंबिसार का पुत्र था, शासक था, दूसरा शासक था, ठीक है। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। कौन सा राजकुमार अपने पिता के उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी था? तो अजातशत्रु, ठीक है। अगर उदयन रहेगा तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है, इसका ऑप्शन राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे, तो उदयन भी हो सकता है इसका, और अजातशत्रु भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेंगे क्या पूछ रहा है, क्योंकि उदयन ने भी हत्या की थी अजातशत्रु की, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। किसने मगध साम्राज्य के वज्जी घनसंघ को हरा के आत्मसात किया? ठीक है, तो किसने किया था? अजातशत्रु ने, राजसत्य। ठीक है। मालवा क्षेत्र पे मगध की सत्ता का अधिकार निम्न से किसके शासनकाल में हो गया? मालवा का क्षेत्र, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर, ठीक है, उदयभद्र या फिर शिशुनाग। तो शिशुनाग के समय में पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीत के मगध में क्या किया था? मिला लिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न वो देखेंगे, ठीक है। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? तब महापद्म नंद था, ठीक है। इनको महापद्म नंद को सर्वछत्तान तक, ठीक है, अपरशुराम अपरो परशुराम भी कहा गया। मगध का कौन सा शासक अपरशुराम के नाम से जाना जाता? महापद्म नंद जाना जाता है। वाराणसी निम्नलिखित में किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई? किसने बनाया था? तो ध्यान रखेंगे इसके दूसरी पर यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईस्वी में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। जैसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी पर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई तो शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी। तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। तो दिए गए विकल्पों से स्पष्ट नहीं कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है।
आप चलेंगे नंद वंश के पश्चात, मगर किस वंश का शासक क्या है होगा नंद के सर? बाद? तब मौर्य का शासक। हाँ, उत्तर प्रदेश यूपीएससी ने तो मतलब शिशुनाग ही माना, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट चीज पता नहीं चलता है वाराणसी को किसने राजधानी बनाया था। लेकिन यूपीपीसीएस ने इसका आंसर शिशुनाग माना। बात के नंद के बाद कौन सा आएगा? तो मौर्य वंश आ जाएगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय का खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जहाँ पे राजा नंद का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, भारतवर्ष का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम व्यवस्थित किया था। सबसे पहले हर्यक, हर्यक के बाद क्या हो जाएगा? नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग। ये 1 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में। क्या हो जाएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हर्यक 544 से लेकर 412, फिर नंद 344 से लेकर 321, फिर मौर्य वंश की बात करेंगे 321 से लेकर 184। ठीक है, बात करेंगे शुंग का 184 से लेकर 75। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किनके राज दरबार से संबंधित था? तो जीवक की बात करें किसके राज दरबार में रहता था? तो जीवक जो था आपका बिंबिसार के राज दरबार में रहता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिंबिसार के राज दरबार में जीवक रहता था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वही जीवक उसका चिकित्सक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़े, नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, विश्व के सभी भागों को ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी का महान धार्मिक उथल पुथल काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ठीक है, तो ध्यान रखें ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करें क्या था, तो कल्पी नगर किस नदी के तट पे था? कल्पी, गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये आपको काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के स्थित नगर स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित है काल्पी। ठीक है, प्राचीन काल में एक कालप्रिया के नाम से विख्यात थी, समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया। ये 4ठी सदी में राजा वसुदेव के द्वारा बसाया गया था। मिलाइए, कुरु की राजधानी की बात करें क्या हो जाएगा? पंचाल का, इंद्रप्रस्थ का, सही है, कुरु। कौशल का श्रावस्ती या फिर साकेत। वत्स का कौशाम्बी। पंचाल का अहिछत्र। मतलब ए का 4 और क्या हो जाएगा? बी का 3 हमने लगाया ना, ए का 4 बी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिलाइए, कुरु का क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। पंचाल का है छत्र। कौशल का साकेत या फिर श्रावस्ती भी रहेगा तो वो भी सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और वत्स का क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। फिर मिलाइए, मत्स्य का क्या होगा? विराटनगर। कुरु का क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। सुरसेन का क्या होगा? मथुरा। ठीक है, अस्मा का क्या होगा? पोतन। ठीक है, फिर पोतली के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे क्या है आगे प्रश्न, तो देखिए यहाँ पे। ठीक है, मत्स्य की बात का विराटनगर, कुरु के इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन का मथुरा, अस्मा का क्या हो जाएगा? पोतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक सही है, अस्मा का पोतल पुतली सही, सूरसेन का कौशाम्बी नहीं होगा। सूरसेन का कहाँ होगा? कुछ मत बोलिएगा, चुपचाप बैठ के सुनते रहिए। ठीक है, मथुरा। ठीक है, चलिए, कंबोज का राजपुर हाटक, अस्मा का पोतल पुतली। ठीक है, सूरसेन का मथुरा। कौशल की बात करेंगे क्या हो जाएगा? साकेत या फिर श्रावस्ती हो जाएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद कितने थे? टोटल 8 थे। ठीक है, यूपी में कितने 8। देखने को मिले हैं? तो 8 आपको देखें। बिहार में कितने थे? तो बिहार में 3 थे। ठीक है, बिहार में कितने थे? तो बिहार में 3 थे। ठीक है, यूपी में कितने 3। थे? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे के प्रश्न देखेंगे तो क्या है, तो आगे देखेंगे तो आपको क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन की बात करेंगे तो भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं? क्या होगा बताइए? एक मिनट पानी जरा पी लो। तो श्रेणी व्यापारियों की, कारीगरों की, संगठन की श्रेणी। ठीक है, उत्पादित वस्तु और गुणवत्ता की कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित किया जाता था। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत पर चली थी। ठीक है, यही गलत है, बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, बीपीएससी में भी आने की संभावना है, एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी।
और ठीक है, इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बोला इसको देख लेने के लिए। सभी लोग इसको देख ले, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आगे देखेंगे क्या है। यूनानी आक्रमण, ठीक है, जो कि कल के क्लास में होगा, आज की क्लास नहीं पे इसका